हेलो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? क्लास, एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्टिव अपर्चर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। एंटीना में बेसिकली एक एंटीना के लिए हमने निकाला भी था इफेक्टिव अपर्चर की वैल्यू। ठीक है, दैट इज योर हर्ट्जियन डाइपोल। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, ये आपको दिख रहा है सामने। ठीक है। और AEM हमने निकाला था, मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर फॉर दैट एंटीना। ठीक है। तो आज इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को? कोई इशू तो नहीं था किसी को? बताइए बेटा, किसी को कोई इशू तो नहीं था यहाँ तक, इफेक्टिव अपर्चर तक? हेलो। तो ठीक है, हम इसके आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और ओके, ये क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। आपको एक क्वेश्चन है, हम जो बता रहे हैं, दैट इज एन एंटीना रिसीव्स ए मैक्सिमम पावर ऑफ। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं, इसी पे बेस्ड है, इफेक्टिव अपर्चर पे ही।
यही मैं लिख दे रहा हूं, देखिए। एन एंटीना receives a maximum power of receives a maximum power of, ठीक है, 2 microwatt from a radio station, from a radio station calculate its calculate its maximum effective area, maximum effective area if the antenna is located, if the antenna is located in the far field of the, in the far field of the station where E is equal to 50 millivolt per मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक एंटीना है जो रिसीव करता है एक मैक्सिमम पावर 2 माइक्रोवाट की फ्रॉम ए रेडियो स्टेशन। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको जो जो चीजें गिवन गिवन है वो लिख लीजिए। तो जो मैक्सिमम पावर रिसीव कर रहा है, मैक्सिमम पावर रिसीव्ड, दैट इज पी आर मैक्स, ये कितना गिवन है? 2 माइक्रोवाट। क्लियर, ठीक है। तो उसने बोला है इसकी मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया निकालना है इफ द एंटीना इज लोकेटेड इन द फार फील्ड ऑफ द स्टेशन वेयर ई की वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए, इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। इफ यू फाइंड द इफेक्टिव एरिया, तो सिंपली अगर हम देखें तो इफेक्टिव एरिया जो हमारा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ, एक मिनट, हाँ देखिए, जो इफेक्टिव एरिया इन जनरल क्या होता है, रेशियो ऑफ रिसीव्ड पावर टू द एवरेज पावर, यही तो होता है। रिसीव्ड पावर आपको गिवन है क्वेश्चन में, अगर एवरेज पावर आप निकाल लें तो आप डायरेक्टली इफेक्टिव एरिया निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स वी नीड टू डायरेक्टली कैलकुलेट द एवरेज पावर, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है। तो ये किसी पर्टिकुलर एंटीना पे के लिए नहीं है, ये जनरल फार्मूला है, सब पे एप्लीकेबल होगा। ये नॉर्मल इफेक्टिव एपर्चर का मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है, हम हर्ट्जियन डाइपोल के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हर्ट्जियन डाइपोल के लिए नहीं बोला है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे जो ऊपर दिख रहा है आपको। ये नॉर्मल एक एंटीना के लिए इन्होंने दिया है कि आपको रिसीव पावर गिवन है, इफेक्टिव एपर्चर निकालना है, ई की वैल्यू गिवन है, ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एवरेज पावर पहले निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एवरेज पावर जो होती है डेंसिटी, एवरेज पावर डेंसिटी वो क्या होती है, ये होती है पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2। ये हमने रखा भी था यहाँ पे, देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, इफ यू सी, अब ये जब हमने इसको सॉल्व किया था, यू कैन सी ये 1/2 ई स्क्वायर बाई ईटा नॉट, ये देख रहे हैं सभी लोग, यही आपकी एवरेज पावर डेंसिटी होती है, 1/2 ई वी स्क्वायर बाई ईटा नॉट। जब डेरिवेशन करा रहे थे तब हमने बताया था, ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं यही आपका है, तो इसी को हम यहाँ पे रख देंगे 1/2 ई स्क्वायर अपॉन ईटा नॉट। ठीक है, अब आपको इसको सीधे वैल्यू रख देना है, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू 50 मिली वोल्ट है, जिसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, 50 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन ईटा नॉट। ईटा नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, ईटा नॉट कितना रखेंगे, 120 पाई रखेंगे, कितना रखेंगे, 120 पाई, ये गिवन नहीं है
ये हमारा एफिशिएंसी का जो एक मैक्सिमम एफिशिएंसी है, दैट इज व्हाट 120 पाई, ये डिफाइंड है। ठीक है, ये हमने पीछे जब कैलकुलेशन किया था तब भी हम इसको कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 120 पाई रखेंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर गिवन होता है तो भी ठीक है, नहीं गिवन है तो आप इसको 120 पाई रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ईटा नॉट की वैल्यू। क्लियर? तो हेंस अब आपको सीधे जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हेंस द मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर मीन्स मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर एईएम की बात करें तो ये हो जाएगा पी आर मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम पावर रिसीव्ड अपॉन एवरेज पावर। और मैक्सिमम पावर रिसीव्ड आपको पता है 2 इंटू 10⁻⁻6 है, जो आपको गिवन है, माइक्रो वाट में है, तो इसको हमने 10⁻⁻6 वाट कर दिया। और जो एवरेज पावर आपका सॉल्व करने पे आएगा वो हम बता दे रहे हैं कितना आएगा। ये जो एवरेज पावर आपका सॉल्व करने पे आएगा ये 3.315 माइक्रोवाट आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो एवरेज पावर हम यहाँ रख देंगे 3.315 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0.6033 0.6033 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। यही आपकी इफेक्टिव एपर्चर है, मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? हेलो, क्लियर यस है? सर, यस सर, तो इस यस सर। तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इन दिस फैशन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस। एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस। ठीक है, इसको हम लोग एंटीना इम्पीडेंस भी बोलते हैं कई बार। एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस। ठीक है, एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस क्या होता है, इसमें लिख लीजिए आप लोग। स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एंटीना इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एंटीना इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। लिख रहे हैं सभी लोग? यस सर। हाँ, फुल स्टॉप। एट ए सिंगल फ्रीक्वेंसी एंटीना इम्पीडेंस कैन बी represented as at a single frequency comma morning में morning antenna impedance can be represented as a complex impedance ठीक है, एज ए कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस। ठीक, with a resistance in series with a
रेजिस्टेंस इन सीरीज, जिसका बहुत मेन लाइन है, विथ ए रिएक्टेंस, विथ ए रिएक्टेंस। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये जो आप सेटअप बनाएंगे, जो ये हमने लिखाया है, एट ए सिंगल फ्रीक्वेंसी एंटीना इम्पीडेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस विथ ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ ए रिएक्टेंस। क्लियर। ये आपका जो फिजिबल है फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी है। किसके लिए है? सिंगल फ्रीक्वेंसी। इसको आप स्मॉल बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए है। But for the better approximation, antenna is represented as a series RLC resonant circuit. ठीक है, but for the better approximation, comma, the antenna is represented as a series RLC resonant circuit, ठीक है, where the resonant frequency of the antenna becomes central frequency, where the resonant frequency of antenna becomes center frequency. In the band frequency is defined. In the band frequency is defined. किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने पे उसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, बट अगेन दिस अप्रोक्सीमेशन विल गेट फेल इफ योर फ्रीक्वेंसी बैंड एक्सटेंड फर्दर। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बैंड को फर्दर आप एक्सटेंड करते हैं तो आपका ये अप्रोक्सीमेशन भी फेल हो जाएगा, जो सीरीज आरएलसी सर्किट का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए हम ये सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको फर्दर कुछ ऐड करना है तो आपको एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में ऑफ द एंटीना। ठीक है, but if the frequency band extend further, the number of additional elements in the equivalent circuit becomes very large, which is not possible practically. So for better approximation is ठीक है, we use a lump network। ठीक है, इसीलिए हम लोग लंप नेटवर्क यूज करते हैं। तो ये लाइन भी आप एक लाइन लिख लीजिएगा नीचे कि for any extension, further extension, for any further extension in the frequency band, we can add elements in the एलिमेंट्स को हम कैसे ऐड करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट में। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एंटीना, equivalent circuit of the antenna. But if frequency band extend further
extends further, comma, the number of additional elements in the equivalent circuit becomes very large become very large, ठीक है, very large, which is not possible practically, which is not possible practically, which is not possible practically. So for better approximation, for better approximation, comma, the lumped network, जो हम लम्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, द लम्ड नेटवर्क ब्रैकेट में सीरीज आरएलसी नेटवर्क, इसी को हम लोग लम्ड नेटवर्क भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सीरीज आरएलसी नेटवर्क, ठीक है, इज रिप्लेस बाय अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अगर आपको बहुत बड़े बैंड के लिए डिजाइन करना है तो आपको इसको लम्ड नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, इज रिप्लेस बाय अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, replaced by a distributed network such as transmission line, such as transmission line, ठीक है, such as transmission line, ठीक है, तो such open circuit transmission line represent the input impedance of the antenna over a wide range of frequency, ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने लम्प्ड नेटवर्क पे, कैसे हम लम्प्ड नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए, ठीक है, तो इसमें ये भी लाइन आप लिख ही लीजिएगा, such open circuited transmission line represents the input impedance of the antenna over a wide range of frequencies, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग आते हैं सीधे लम्प्ड नेटवर्क हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एंटीना, ठीक है, लम्प्ड नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एंटीना, तो इसके लिए एक सर्किट ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, सर्किट मैं अभी बना रहा हूं, देखिएगा, जो लम्प्ड नेटवर्क की हम बात करेंगे दैट इज योर सीरीज आरएलसी सर्किट एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सभी को दिख रहा है बेटा ये जो बना रहे हैं हम इसमें, ये सभी को दिख रहा है, यस सर।
ठीक है, network is like this is your LA, this is your RA and this is your CA. ये एंटीना इंडक्टेंस है, एंटीना या रिएक्टेंस भी, एंटीना इंडक्टेंस, एंटीना एंटीना रेजिस्टेंस, और दिस इज एंटीना कैपेसिटेंस। यहाँ से आप लोग जेडे निकालेंगे। लम्ड नेटवर्क है ये, ठीक है। दिस इज योर लम्ड नेटवर्क, यू कैन फाइंड द, तो दो डायग्राम है कि फिगर ए है, जो फिगर बी है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इसके थ्रू आप एंटीना इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, दैट इज इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, क्लियर। तो so in general your input impedance of an antenna is represented as a series RLC circuit, you can see, clear। और जो आपका the input impedance of an antenna comma with half length shorter, with half length shorter, that is H shorter than quarter wavelength is represented by a resistance R, is represented by a resistance R, in series with capacitive reactance S, in series with capacitive reactance X, ठीक है, in series with capacitive reactance S, ठीक है। So you can say for an antenna with half wavelength H greater than quarter wavelength, ठीक है, the input impedance is represented by a resistance R in series with inductive reactance S, ठीक है। In both the cases, R is the radiation resistance or loss resistance of the antenna, clear, ध्यान रखिएगा। While for an antenna with half length H, greater than quarter wavelength, comma, the input impedance is represented by the input impedance is represented by a resistance R, represented by a resistance R in series with an inductive reactance S, inductive reactance S, ठीक है। In both the cases, एक केस जो इससे पहले वाला था, ये वाला केस, ठीक है, जिसमें हमारा हाफ वेवलेंथ शॉर्टर देन द क्वार्टर वेवलेंथ था, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड केस क्या है, जब हाफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द क्वार्टर वेवलेंथ है, तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू है और ऊपर वाले में शॉर्ट वैल्यू है, ठीक है। दोनों ही केस में आर जो है, आर इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस, और इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस
और लॉस रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना, दोनों ही केस में लॉस रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम द फिगर, यू कैन सी नाउ फ्रॉम द फिगर, from figure you can see the impedance is represented as, the impedance is represented as, क्या हो जाएगा impedance, कौन बताएगा? ZA is equal to RA plus J, इस सर्किट से बताइए ZA की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखेंगे ZA is equal to क्या होगा, ये जो इस पूरे पे जो हमारा इम्पीडेंस आ रहा होगा, कितना आएगा टोटल इम्पीडेंस इस लाइन पे, सीरीज में है RA प्लस J XL माइनस XC आएगा, बताइए। XLA माइनस XLC आए, XCA आएगा, बताइए। XL माइनस XC आएगा, नहीं आएगा, एंटीना इम्पीडेंस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ZA इज इक्वल टू RA प्लस J। ठीक है, XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, तो हो जाएगी ओमेगा एल, और XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा C, तो ये ओमेगा सी ए हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? In an RLC circuit, if you find the equivalent input impedance, that will be what? R plus J XL minus XC, ये सभी को पता है, तो इसी को हमने फॉलो किया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए। Now at resonant frequency, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है जो भी बताया मैंने? यस सर। ये देखिए, ये इस पर एक्सप्रेशन समझ में आ रही है ना, ये RLC सीरीज में है, तो हमने जो इनपुट इम्पीडेंस हमारा आएगा ZA, दैट विल बी द series equivalent of this line, clear, that is RA plus J XL minus XA। XL की वैल्यू होती है ओमेगा एल, XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C, तो ये हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट, एक मिनट, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इफ यू सी, स्पेस को मैं हटा ही देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, हाँ, तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यू कैन सी, क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा आपका ओमेगा आर के बराबर होगा। ठीक है, और जो जितने भी रिएक्टिव टर्म्स होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपका तब सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह वर्क करेगा जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आर लेंगे। ठीक है, मींस योर रिएक्टिव टर्म, जो भी रिएक्टिव टर्म है, चाहे एक्सएल है चाहे एक्सी है, सब जीरो हो जाएंगे, रिएक्टिव टर्म बिकम जीरो। क्लियर, और इम्पीडेंस जो होगा, एज द इम्पीडेंस must be purely resistive, must be purely resistive। ये सभी को पता है कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स ये कंडीशन जो है, इस पे आपका जो रिएक्टिव मतलब एक्सएल एक्सी ये सब जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो इट शुड बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, इट मींस
you will get, अगर हमारे रिएक्टिव एलिमेंट 0 हो जाएंगे, एंड इफ यू सी, इफ अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? इट मीन्स योर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर होंगे, दोनों 0 हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। इट मीन्स यू कैन से ओमेगा आर एल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी ए। ठीक है, क्लियर? एक रेजोनेंट कंडीशन पे एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा। सो at omega is equal to omega r, at omega is equal to omega r, from this condition you can see your antenna impedance will be, antenna impedance क्या हो जाएगा? that will be equal to zr is equal to ra। क्यों zr मैंने किया? क्योंकि अभी हमने बताया ये दोनों टर्म आपके इक्वल हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया, या 0 आप रख सकते हैं, तो इस केस में za आपका ra के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है ना, za will be equal to ra। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारा जो मैग्नीट्यूड का वेरिएशन है, मतलब इनपुट इम्पीडेंस का, वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए, जेडे का अगर हम प्लॉट करें यहाँ पे, फिर प्लॉट जेडे मीन्स ये आपका मॉड ऑफ जेडे हो गया, और ये आपका ओमेगा हो गया। ठीक है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। अगर आप प्लॉट करेंगे तो प्लॉट कुछ कैसे आएगा? प्लॉट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर? ये जो पॉइंट है, ये यही आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बाकी एक मिनट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये लाइन आ गई, और इस पॉइंट पे बात करें तो ये लाइन आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या है? √2 ऑफ रेजोनेंट रेजिस्टेंस है, एंटीना रेजिस्टेंस है, और ये आपका आर ए है, ये आर ए है, ये √2 आर ए है। ठीक है, क्लियर? तो समथिंग लाइक दिस यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, ये जो है आपका, दिस इज बैंड, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बैंड। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा, चेंज ऑफ बैंड। क्लियर? ठीक है, ये आपका जो प्लॉट है, ये जेड ए वर्सेस ओमेगा है। ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और अगर आप वाई ए का ओमेगा से निकालेंगे तो जस्ट रिवर्ट हो जाएगा। देखिए, वाई ए के अगर टर्म में बनाते हैं, इस मान लीजिए जेड ए का उल्टा क्या होता है? एडमिटेंस होता है। तो अगर आप वाई ए के लिए बनाते हैं, ये एक्सिस आप एडमिटेंस के लिए लें, या अगेन ओमेगा है, तो आपका प्लॉट कैसे आएगा? जिसका उल्टा हो जाएगा। द प्लॉट विल बी लाइक दिस। ठीक है, जस्ट अपोजिट, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? ये आपका ये भी अपोजिट हो जाएगा, तो ये नीचे वाला जो फेज है 1/√2 आर ए हो जाएगा, और ये जो ऊपर टॉप वैल्यू है ये हो जाएगी 1/r। ठीक है, और ये आपका ओमेगा आर ही रहेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, और ये जो गैप है, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा, ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? So this curve exactly represent the impedance versus frequency plot. At resonant frequency, you can see the frequency is maximum. Impedance is also lower side. But at admittance end देखोगे तो आपको resonant frequency पे admittance आपका high है। ठीक है, impedance low है, admittance high है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
नाउ if the frequency increases by an amount, और मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है बाय एन अमाउंट डेल ऑफ ओमेगा, कॉमा द इम्पीडेंस इंक्रीजेज एज, इम्पीडेंस भी आपका बढ़ेगा, इम्पीडेंस इंक्रीजेज एज डेल जेड ए इज इक्वल टू जे ऑफ डेल ओमेगा एल ए प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ए। क्लियर? दिस विल बी द इंक्रीज ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, तो जैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा, ये देख सकते हैं, तो उसी से अकॉर्डिंग आपका जेड ए में भी इंक्रीज आएगा। तो डेल जेड ए इज इक्वल टू हो जाएगा जे, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की जगह डेल ओमेगा इंटू एल ए। ठीक है, और ये माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ए। ठीक है, ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे ओमेगा से डिवाइड होगा। ठीक है, जिससे रेशियो मेंटेन रहे, तो नीचे इसलिए ओमेगा स्क्वायर हो गया एंड अपर वन इज डेल ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये मॉड वैल्यू में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को? नाउ अगर आप पर यूनिट इंक्रीज निकालते हैं, हेंस पर यूनिट इंक्रीज अगर आप फाइंड करते हैं तो ये कैसे आएगा? आपको जो ऊपर रिजल्ट मिल रहा है डेल जेड ए को, उसको आप डिवाइड कर दीजिए आर ए से, एंटीना रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो आपको ये पर यूनिट रिजल्ट मिल जाएगा, मीन्स योर